Bismillahirrahmanirrahim. Students, today is our 12th lecture, and today we will have a discussion on a case study given in Managerial Accounting by Garrison Marine 15th edition. Case study number is 928. और इस केस स्टडी के जरिए से हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि हम फ्लेक्सिबल बजट किस तरीके से बनाते हैं और फिर उसके मुताबिक ही हम लोग फ्लेक्सिबल बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे उसमें हमें कॉस्ट फार्मूलाज हमारे प्रॉब्लम के अंदर दे दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे हमें कॉस्ट फार्मूलाज नहीं दिए गए, हमें खुद से कॉस्ट फार्मूलाज बनाना है। ये मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा। प्लस इसके अलावा जो है वो हम लोग ये देखने की भी कोशिश करेंगे कि वो जो कॉस्ट फार्मूलाज हैं उसका इम्पैक्ट जो है या उसकी जो कॉस्ट है, जो एवरेज कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं, वो किस तरीके से हम लोग जो है वो प्रेडिक्ट करने में या प्लानिंग करने में वो हमारे लिए किस तरीके से एक्यूरेट रिजल्ट देती है, इसके ऊपर भी हम लोग जो है वो डिस्कशन करेंगे। मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक और इजाफी भी रिक्वायरमेंट कराऊंगा, जो कि रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन के अंदर तो नहीं है, लेकिन हम लोग जो है वो स्टैटिक बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर बनाएंगे, ताकि उसकी भी आपको जो है वो रिवीजन हो जाए कि स्टैटिक बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट हम कैसे बनाते हैं और उसको हम लोग इंटरप्रेट कैसे करते हैं। तो हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करने के लिए मैं आपसे जो प्रॉब्लम है वो शेयर करता हूं, ताकि हम लोग जो है वो फॉर्मली अपनी डिस्कशन को आगे लेके चल सकें। Here is basically the case study. That is the case study 928, जिसमें हम लोगों ने परफॉर्मेंस रिपोर्ट विद मोर देन वन कॉस्ट ड्राइवर्स जो है वो करना सीखना है। और हम लोग जो है वो इसमें ये देखेंगे कि जब एक से ज्यादा कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं तो उनके हम लोग किस तरीके से फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं और फिर उसके ऊपर जो है फ्लेक्सिबल बजट रिपोर्ट किस तरीके से बनाते हैं। ये एक बेसिकली थिएटर कंपनी है और वो डिफरेंट प्लेस करती है, और उस डिफरेंट प्लेस में जैसे उन्होंने यहाँ पे हमें एग्जांपल्स में बताया हुआ है कि वो उनकी एक प्लेस होते हैं और प्लेस के अंदर जो है वो डिफरेंट वो प्रोडक्शंस करते हैं। तो वो जो उनके जो डिफरेंट जो कॉस्ट ड्राइवर्स हैं वो एक तो नंबर ऑफ प्रोडक्शंस हैं और फिर उसके बाद जो है वो उनकी नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस हैं। I mean, वो एक प्रोडक्शन जो है वो उनका वो जो ड्रामा होता है वो उनकी एक प्रोडक्शन है, और फिर उसके अंदर जो वो डिफरेंट शोज करते हैं डेली बेसिस के ऊपर या वीकली बेसिस के ऊपर, वो उनकी परफॉर्मेंसेस हैं। तो इस तरीके से इनके पास जो है वो दो कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, एक उनकी नंबर ऑफ प्रोडक्शंस कॉस्ट ड्राइवर है और कुछ कॉस्ट उनकी नंबर ऑफ प्रोडक्शंस पे डिपेंड कर रही हैं, और कुछ कॉस्ट उनकी जो है वो नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस पे डिपेंड कर रही हैं। यहाँ पे उन्होंने ये हमें सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इस जो केस प्रॉब्लम है इसमें हमें उन्होंने गिवन है। जैसे उन्होंने हमें बताया कि उनका एक जो प्रोडक्शन है पीटर रैबिट उनका एक ड्रामा है, वो उनकी एक प्रोडक्शन है, और उसमें उन्होंने वो जो विद हैड 6 रन्स विद 3 परफॉर्मेंसेस ऑन ईच वीकेंड, और उनके जो है वो 6 वीक रन करते हैं उसको, इस ड्रामा को 6 हफ्ते चलाएंगे और 3 परफॉर्मेंस ऑन ईच वीकेंड, और हर वीकेंड के ऊपर उनकी 3 परफॉर्मेंसेस होंगी। तो इस लिहाज से अगर आप लोग देखें तो 6 वीक के अंदर उन्होंने हर वीक में 3 परफॉर्मेंसेस देनी है, तो ये उनकी जो है वो 18 परफॉर्मेंसेस बन जाएंगी एक प्रोडक्शन की। तो इसी लिहाज से उन्होंने जो हैड टेंटिवली प्लान टू पुट 6 डिफरेंट प्रोडक्शन, उनका जो उन्होंने प्लान किया हुआ है अपने पूरे साल के लिए वो 6 प्रोडक्शन है, मीन 6 ड्रामास वो बनाएंगे, और उसके अंदर वो 108 उसके डिफरेंट शोज करेंगे, 108 उसकी परफॉर्मेंसेस देंगे। ये उनकी बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस हैं जो उन्होंने पूरे साल में प्लान की हैं। तो ये उन्होंने अपना एक स्टैटिक बजट जो है वो हमें दे दिया हुआ है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर,
कि नंबर ऑफ प्रोडक्शंस उनकी जो बजटेड है वो 6 हैं और नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस जो उनकी हैं वो 108 हैं और उनके उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस उन्होंने किए हुए हैं, जो उनके अखराजात आते हैं, वो उन्होंने एक्टर्स डायरेक्टर्स वेजेस हैं 216,000 के, स्टेज हैंड्स वेजेस हैं 32,400 के, जो वो स्टेज के ऊपर उनके जो स्पोर्ट के एम्प्लॉइज होते हैं वो हैं। फिर टिकट बूथ पर्सोनल्स एंड उशर्स वेजेस हैं। फिर जो उनके जो टिकट बूथ के ऊपर लोग हैं या फिर जो लोगों को गाइड करने के लिए उनकी सीट्स की तरफ जो लोग हैं वो उनके वेजेस हैं 16,200 के। फिर सीनरी है, कॉस्ट्यूम्स हैं और प्रॉप्स है, ये उनके डिफरेंट जो भी उनके खराजात हैं वो 108,000 के हैं। थिएटर हॉल रेंट है 54,000 का। प्रिंटेड प्रोग्राम्स 27,000 के हैं, जो भी वो ड्रामा करेंगे ऑफ कोर्स उसकी कोई ना कोई पोस्टर्स बनाएंगे, इस तरह की चीजें। फिर पब्लिसिटी है 12,000 की और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं 43,200 के। तो ये उन्होंने हमें टोटल बजट दे दिया है पूरे साल का, स्टैटिक बजट। इसलिए चूंकि हमें ये स्टैटिक बजट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, हमें बता दिया गया है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, तो हम इसी को ही स्टैटिक बजट को यूज करेंगे। ओके, फिर इसके बाद हमें जो उन्होंने इंफॉर्मेशन नेक्स्ट दी है वो है जी कि ये जो एक्सपेंसेस उन्होंने ऊपर हमें मेंशन किए हैं उनकी नेचर क्या है। सम कॉस्ट आर वेरिएबल और सम कॉस्ट आर फिक्स्ड, और कुछ कॉस्ट जो हैं वो वेरिएबल हैं और कुछ कॉस्ट जो हैं वो उनकी फिक्स्ड हैं। और जो उनकी वेरिएबल हैं वो कुछ डिपेंड कर रही हैं नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस के ऊपर और कुछ जो है वो उनकी डिपेंड कर रही हैं नंबर ऑफ प्रोडक्शंस के ऊपर। तो मीन उनके पास दो कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, एक है नंबर ऑफ प्रोडक्शन और एक है नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस। तो कुछ कॉस्ट जो है वो उनकी नंबर ऑफ प्रोडक्शंस पे डिपेंड करेंगी और कुछ कॉस्ट जो है उनकी नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस पे डिपेंड करेंगी। तो इसी लिहाज से उन्होंने आगे हमें बता दिया कि कौन कौन सी कॉस्ट जो है वो नंबर ऑफ प्रोडक्शंस पे डिपेंड करेंगी और कौन सी कॉस्ट जो है वो नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस पे डिपेंड करेंगी। जैसे उन्होंने कहा जी सीनरी है, कॉस्ट्यूम्स, पॉप्स एंड पब्लिसिटी, ये नंबर ऑफ प्रोडक्शंस के ऊपर डिपेंड करती हैं, ये वेरी करती हैं विद नंबर ऑफ प्रोडक्शंस। तो मैंने इस तमाम की ये जो जितना भी यहाँ पे पैराग्राफ में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, ये मैंने अपनी एक समरी में जो है उसको बना लिया हुआ है। ये मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करता हूँ और फिर उसके बाद जो है वो हम ये देखते हैं कि आगे उन्होंने हमें क्या इंफॉर्मेशन दी है। फिर उन्होंने पूरा साल जब काम कर लिया तो उन्होंने ये देखा जी कि उन्होंने टोटल पूरे साल में 7 प्रोडक्शन की। मीन उन्होंने प्लान तो की थी 6 प्रोडक्शन, मीन 6 ड्रामाज उन्होंने बनाने थे, लेकिन उन्होंने बनाए 7। और उसकी उन्होंने जो परफॉर्मेंसेस दी वो 168 थी। 108 की बजाय उनके जो शोज चले वो 168 थे। और एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स के वेजेस उनके जो टोटल आए वो 3,41,800 थे। इसी तरीके से बाकी सारे एक्सपेंसेस भी, उनकी भी डिटेल हमें, ये एक्चुअल कॉस्ट्स हैं, उनकी भी डिटेल हमें दे दी गई है। अब हमें उन्होंने रिक्वायर क्या किया है, सबसे पहले उन्होंने हमें कहा जी फ्लेक्सिबल बजट बनाएं लिटिल थिएटर बेस्ड ऑन एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। जो एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटीज थी 7 ड्रामाज, 7 प्रोडक्शंस और 168 परफॉर्मेंसेस, इसकी बेस के ऊपर आप उनका जो है वो फ्लेक्सिबल बजट बनाएं। फिर फ्लेक्सिबल बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाएं। फिर उसके बाद जो है वो उनकी आगे हम लोग जो उनके कमेंट्स होंगे या उनकी वो चीजें होंगी वो हम लोग उसके आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपके साथ जो है वो सोल्यूशन शेयर करता हूँ, तो फिर हम लोग जो है इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये एक बेसिक डेटा की शीट जो है वो मैंने इसी के हवाले से बना ली है। यहाँ पे मेरे पास 2 नंबर ऑफ ड्राइवर्स हैं, दैट इज बजटेड नंबर ऑफ प्रोडक्शंस हैं, जिसको मैंने Q1 का जो है वो के बराबर रख लिया है। ये मेरे पास क्वांटिटी 1 है, मीन एक्टिविटी 1 है। फिर नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेज है, इसको मैंने Q2 का नाम दे दिया है। और इनका जो नंबर हमें प्लान्ड है या बजटेड है वो 6 एंड 108 है। फिर उसके बाद हमने सबसे पहला काम ये करना है कि हमने इनके क्या करने हैं, बनाने हैं फॉर्मूलाज, कॉस्ट फॉर्मूलाज। अब कॉस्ट फॉर्मूलाज बनाने के लिए जो उन्होंने हमें फ्लेक्सिबल बजट दिया है, जो टोटल बजटेड कॉस्ट दी हैं, इन्हीं को हम यूज करके
और जो नंबर ऑफ प्रोडक्शंस या नंबर ऑफ जो भी उन्होंने हमें दिया हुआ है उसके मुताबिक हम लोग इनकी पर प्रोडक्शन या पर परफॉर्मेंस कॉस्ट जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे उन्होंने एक्टर, डायरेक्टर और वेजेस जो हमें प्लान दिए थे वो थे 2,16,000, और ये जो एक्टर, डायरेक्टर, वेजेस हैं ये वेरी करते हैं विद नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस। दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन इन आवर क्वेश्चन। इसको हमें बताया गया है, ये मैं आपको शेयर कर देता हूं कि कहां पे उन्होंने हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि ये किस पे बेस कर रही हैं। ये जो पैराग्राफ हम लोगों ने ऊपर देखा है, यहाँ पे हमें ये सारा फैक्ट दिया गया है कि ये वाली कॉस्ट है वो किस पे बेस कर रही है। जैसे सीनरी, कॉस्ट्यूम, पॉप्स एंड पब्लिसिटी वेरी विद नंबर ऑफ प्रोडक्शन, ये नंबर ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। फिर उसके बाद जो है वो cost of publicizing a play with posters and radio commercials is the same whether they are 10, 20 or 30 performances of the play। मीन ये भी जो है वो नंबर ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है, पब्लिसिटी वाली कॉस्ट जो है। तो आप देखें जरा गौर से, सीनरी, कॉस्ट्यूम्स, पॉप्स एंड पब्लिसिटी, ये एक कॉस्ट ये वाली है और एक कॉस्ट ये वाली है पब्लिसिटी की। ये दोनों कॉस्ट जो है वो नंबर ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करती हैं। तो अगर मैं इस फैक्ट को अपने क्वेश्चन में आपको शो कराता हूं जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आप जरा गौर करें कि जो हम लोगों ने सीनरी, कॉस्ट्यूम्स एंड पॉप्स हैं 1,08,000 के एक्सपेंसेस, ये नंबर ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे जो मैंने शो किया हुआ है। फिर उसके बाद पब्लिसिटी कॉस्ट जो है वो ये भी नंबर ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड कर रही है। ये मैंने आगे इसको लिख लिया हुआ है कि इसकी नेचर क्या है, इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है, ये मैंने यहाँ पे इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन दे दी है। फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो हम उसी पैराग्राफ में से देख लेते हैं कि ये हमारे पास नेक्स्ट कॉस्ट क्या है। फिर उसके बाद है जी on the other hand the wages of the actors, directors, stage hands, ticket booth personals and ushers, तमाम किस्म के जो वेजेस हैं वेरी विद नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस। ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ये वेरी करते हैं विद नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस। तो अब हम लोग ये देखें जरा गौर से कि मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है कि ये जो एक्टर, डायरेक्टर वेजेस हैं ये नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस पे डिपेंड करते हैं, स्टेज हैंड वेजेस नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस पे डिपेंड करते हैं, टिकट बूथ, पर्सोनल्स एंड उशर्स नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे भी ये वाले तमाम फैक्ट्स जो है वो मैंने यहाँ पे क्या कर दिए हैं, मेंशन कर दिए हैं, जिसको मैंने ब्लू कर दिया है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट एक्सपेंस जो है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं। तो आप देखें जरा उसके बाद नेक्स्ट है जी similarly the cost of renting the hall and printing program will vary number of performances। इसके बाद जो हॉल रेंट है और जो प्रिंटिंग प्रोग्राम्स हैं ये भी हमारे जो है वो नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो इसका भी फैक्ट जो है वो हम लोग अपने क्वेश्चन के अंदर नोट कर लेते हैं। तो आप जरा गौर करें कि हॉल रेंट है ये भी नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस पे है, प्रिंटेड प्रोग्राम्स हैं ये भी नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस क्या है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया। फिर उसके बाद आखिरी वाली कॉस्ट रह जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का जरा गौर करें तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो 75% बजटेड कॉस्ट आर फिक्स्ड। उनमें से जितनी भी उसकी बजटेड कॉस्ट है वो 75% फिक्स्ड है। 15% डिपेंड ऑन नंबर ऑफ प्रोडक्शंस, 15% नंबर ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है, एंड 10% ऑन नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस, और 10% नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस पे डिपेंड करती है। इसलिए ये चूंकि सब फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है, तो इसलिए मैंने इस कॉस्ट के आगे जो है वो लिख दिया हुआ है कि ये एक मिक्स्ड कॉस्ट है, और इसमें से कितनी फिक्स्ड है और कितनी वेरिएबल है ये हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन के जरिए से कैलकुलेट कर लिया है। ये मैं आपको समझा दूंगा। ओके जी, अब हम ये देखते हैं जी कि हम कॉस्ट फार्मूलाज कैसे बनाते हैं। हम लोगों ने टोटल कॉस्ट लिया और जो उसका कॉस्ट ड्राइवर था उस पे हमने उसको जब डिवाइड किया तो हमारे पास जो है उसका कॉस्ट फार्मूला बन गया। तो ये चूंकि नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस पे डिपेंड कर रहा है तो नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस हमारे पास है 108। तो मैंने इसका फार्मूला लगाया इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस दैट इज Q2 108। तो मैंने
अब इसको इसके साथ डिवाइड किया और इस सेल को मैं फिक्स कर देता हूं ताकि मुझे ये बार बार रिपीट ना करना पड़े, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ये 2000 पर परफॉर्मेंस आ गया। और ये मेरे पास फॉर्मूला क्या बना, एक्टर्स वेजेस एंड डायरेक्टर वेजेस का फॉर्मूला बना 2000 Q2। 2000 Q2 मीन Q2 जो भी एक्टिविटी होगी वो मैं जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 2000 को, तो मेरी हर लेवल के ऊपर कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। फिर स्टेज हैंड्स वेजेस जो है वो ये भी इसी पे डिपेंड कर रहे हैं। फिर मैं यही वाला फॉर्मूला नीचे कॉपी कर दूंगा तो सेम 32,400 डिवाइडेड बाय 108 आ जाएगा, तो ये 300 पर परफॉर्मेंस आ जाएगा। तो इस कॉस्ट का फॉर्मूला बनेगा 300 Q2। क्योंकि यहाँ पे दो, चूंकि यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट ड्राइवर हैं, एक को हमने Q1 कह दिया है और दूसरे को हमने Q2 कह दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा 300 Q2। फिर उसके बाद टिकट बूथ पर्सोनल्स एंड उशर्स भी चूंकि नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस पे डिपेंड कर रहे हैं, तो सेम फॉर्मूला जब मैं नीचे कॉपी करूंगा तो ये फिर मेरे पास बन जाएगा 16,200 डिवाइडेड बाय 108, तो ये 150 पर परफॉर्मेंस आ जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा 150 Q2। मीन इसमें कोई फिक्स्ड पोर्शन नहीं है, इसमें कोई भी पोर्शन ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, इस वजह से यहाँ पे टोटल सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ परफॉर्मेंस पे बेस करने वाली कॉस्ट आ रही है। फिर उसके बाद सैलरी, कॉस्ट्यूम्स एंड कॉप्स जो हैं वो 1,08,000 की टोटल बजटेड कॉस्ट थी और ये नंबर ऑफ प्रोडक्शंस पे डिपेंड कर रही है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए इज इक्वल टू करेंगे ये टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्शंस, ये वाली जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं फिक्स कर दूंगा, मीन F4 का बटन दबा के इसको मैं $D$4 कर दूंगा, तो ये मेरे पास जो है वो 18,000 पर प्रोडक्शन आ जाएगी। मीन एक ड्रामा करने के लिए हमें सीनरी, कॉस्ट्यूम्स और पॉप्स की जो जरूरत है वो 18,000 की है, वो 18,000 Q1 इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ना इसमें फिक्स्ड पोर्शन होगा, ना इसमें कॉस्ट पर परफॉर्मेंस होगी, इसलिए सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट पर प्रोडक्शन होगी, इसलिए 18,000 Q1 इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये नंबर ऑफ प्रोडक्शन पे चूंकि बेस कर रहा है, तो ये इसका इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। फिर उसके बाद प्रिंटेड प्रोग्राम्स हैं, तो प्रिंटेड प्रोग्राम्स भी किस पे डिपेंड, सॉरी थिएटर हॉल रेंट है, थिएटर हॉल रेंट भी हमारा नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस पे डिपेंड कर रहा है। तो मैंने यही वाला जो सेम फॉर्मूला है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं इसका प्रिंट कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, तो ये सेम फॉर्मूला ऊपर वाला ही यहाँ पे कॉपी हो गया है। तो 54,000 डिवाइडेड बाय 108 जब हमने किया तो 500 पर परफॉर्मेंस आ गया, 500 Q2 इसका फॉर्मूला बन गया। इसी तरीके से सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे नीचे भी कॉपी कर लेंगे, तो ये प्रिंटेड प्रोग्राम्स की कॉस्ट आ जाएगी पर परफॉर्मेंस, तो ये 250 पर परफॉर्मेंस आती है, तो ये फॉर्मूला बनेगा 250 Q2। और इसकी कैलकुलेशन कैसे आई है, 27,000 डिवाइडेड बाय 108 मैंने किया है, तो ये हमारे पास ये वाली कॉस्ट आ गई। फिर उसके बाद आगे जी पब्लिसिटी, पब्लिसिटी इज डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ प्रोडक्शन, ये नंबर ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड कर रही है। और ये वाला फॉर्मूला जो मैंने 18,000 पे लगाया था, यही मैं सेम फॉर्मूला यहाँ से कॉपी करके इधर लगा दूंगा, तो ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी लग जाएगा, दैट इज 12,000 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ जाएगा 2,000 पर प्रोडक्शन आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला बनेगा 2,000 Q1। अब आ जाती है जी मिक्स्ड कॉस्ट की बारी। अब इसमें से उन्होंने हमें बताया कि हमारे पास टोटल कॉस्ट थी 43,200 की, उसमें से 75% इज फिक्स्ड। तो मैंने 43,200 का जब 75% लिया इज इक्वल टू, मैंने कहा जी ये वाली कॉस्ट है और इसको मैं फिक्स कर देता हूं, मीन F4 दबा के इसको मैं फिक्स कर देता हूं क्योंकि मुझे ये बार बार रिपीट करना है। ओके, और मल्टीप्लाई बाय मैं क्या करूंगा 75%, मीन इसका 75%। तो आप जरा गौर करें कि ये 32,400 की कॉस्ट फिक्स्ड आ गई जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है 43,200 का 75% लेके। अब मैं सेम फॉर्मूला जब नीचे कॉपी करूंगा तो 43,200 का 15%, 43,200 का 10%, ये वाली सारी कैलकुलेशंस आ जाएंगी। और ये वेरी विद नंबर ऑफ प्रोडक्शंस कितनी कर रही है 15%, वेरी विद नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस कितनी कर रही है 10%। तो ये मैंने बेसिकली कैलकुलेशन कर लिया है। अब ये मैंने इस कॉस्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है नीचे। अब जो फिक्स कॉस्ट है वो मैं फिक्स्ड वाले कॉलम में इसके नीचे लिख दूंगा इज इक्वल टू, ये मैंने फिक्स्ड वाले को इधर रेफर कर दिया, ये मेरा इधर आ गया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि वेरिएबल कॉस्ट पर प्रोडक्शन कितनी आती है तो इज इक्वल टू करूंगा, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा जी नंबर ऑफ प्रोडक्शन जो भी मेरे पास आ रही हैं, ये नंबर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो कॉस्ट बेस कर रही है वो मेरे पास
पास आती है 6480। इस वाले सेल को लूंगा, डिवाइडेड बाय मैं कर दूंगा नंबर ऑफ प्रोडक्शंस के ऊपर, इसको डिवाइड कर दूंगा। ये 6 पे मैंने जब इसको डिवाइड किया तो ये मेरे पास 1080 पर प्रोडक्शन आ गई और फॉर्मूला बन गया 1080Q1। लेकिन ये अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी इसके बाद तीसरा पोर्शन भी इसके अंदर है। तो यहाँ पे हमने किया इज इक्वल टू, ये भी फॉर्मूला लगा लूंगा। ये मैंने कहा जी नंबर ऑफ परफॉर्मेंस पे जो कॉस्ट बेस करी है वो है 4320, जो कि 10% है टोटल कॉस्ट का, और डिवाइडेड बाय मैं इसको कर दूंगा नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस के ऊपर 108 के ऊपर। तो इस तरीके से मेरे पास ये वाली कॉस्ट आ जाएगी 40 पर परफॉर्मेंस आ जाएगी, और इसका चूंकि कॉस्ट ड्राइवर है उसको मैंने Q2 कहा हुआ है। तो ये फिर मेरे पास और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का फॉर्मूला बनेगा 32,400 प्लस 1080 Q1 प्लस 40 Q2। ये इस तरीके से मेरे पास जो है वो टोटल फॉर्मूला जो है वो मेरे पास बन जाएगा 32,400 प्लस 1080 Q1 एंड प्लस 40 Q2। ये मेरे पास जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का फॉर्मूला जो है वो मेरे पास आ जाएगा। ये मैंने बेसिकली जो है वो पहली स्टेज के ऊपर, क्योंकि मुझे फॉर्मूलाज गिवन नहीं थे लेकिन इंफॉर्मेशन गिवन थी, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके मैंने क्या किया है, अपने फॉर्मूलाज को ड्राइव कर लिया है, मैंने फॉर्मूलाज को बना लिया है। ये होप्स हो कि आप लोगों को इन फॉर्मूलाज को कैसे हमने ड्राइव किया है ये सारी की सारी समझ आ गई होगी। और प्लस उसके बाद मैंने एक्चुअल रिजल्ट्स जो भी हैं यहाँ पे वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ये मुझे मेरे क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि बजटेड नंबर ऑफ, सॉरी एक्चुअल नंबर ऑफ, ये मैंने बजटेड नहीं लिखना, यहाँ पे एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोडक्शंस लिखना है। एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोडक्शंस और एक्चुअल नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस, ये मैंने यहाँ पे जो है वो लिख दिया। और यहाँ पे ये एक्चुअल एक्सपेंसेस जो है वो एक्टर वेजेस और डायरेक्टर के, स्टेज हैंड वेजेस के, टिकट बूथ, पर्सोनल एंड उशर्स के, ये सारे का सारा डेटा जो है वो मुझे मेरे क्वेश्चन में गिवन है। ये मैं आपको एक दफा दिखा देता हूँ कि ये मुझे कहाँ पे ये वाली तमाम चीजें दी गई हैं। ये एक्चुअल कॉस्ट या एक्चुअल डाटा जो है वो ये मुझे यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है इस टेबल के अंदर। तो मैंने ये सेम टेबल जो है वो उस साइड पे जाके इसको क्या कर लिया है, कॉपी कर लिया है, मैंने वहां पे एंटर कर लिया है। तो इस तरीके से मेरी जो बेसिक डाटा वाली शीट है ये कंप्लीट हो जाती है। होप्स हो कि आप लोग इस तमाम कैलकुलेशन को, फॉर्मूला को ड्राइव करना और फिर बेसिक इंफॉर्मेशन को जो है वो एक शीट के अंदर जो है वो एंटर करना जो है वो सीख गए होंगे। अब हम बेटे देखते हैं कि इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके हम स्टैटिक बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये मैंने खुद से सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे डाली है कि आपको ये पता चल सके कि जो स्टैटिक बजट है उसकी बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है जिसकी वजह से हम लोग फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं। ये मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी आप लोगों को सारा कुछ समझाया था और आप लोगों ने उसमें भी आप लोगों को ये सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे हम लोग दोबारा से इसको एक दफा देख लेते हैं और फिर हम लोग इसके कमेंट्स जो हैं वो आप लोग उसके कमेंट्स साथ साथ नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि आपने वो वाले कमेंट्स जो है वो कैसे देने हैं, क्योंकि जब आप लोग असाइनमेंट कर रहे होंगे तो ऑफ कोर्स आपको ये तमाम कमेंट्स जो है वो वहां पे मेंशन करना पड़ेंगे, लिखना पड़ेंगे। ओके जी, अब आप ये देखेंगे कि हम लोग जब लिटिल थिएटर है, स्टैटिक बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर द ईयर एंडेड December 31 है, तो हम लोग जब स्टैटिक बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाते हैं तो हम लोग दो चीजें इसके अंदर लेते हैं, एक एक्चुअल रिजल्ट्स लेते हैं और फिर हम लोग स्टैटिक या प्लानिंग बजट के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको हम लोग लेते हैं। फिर इन दोनों का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास जो है वो प्लानिंग और स्टैटिक बजट वेरिएंस आ जाता है। अब आप जरा गौर करें कि अगर हम लोग यहाँ पे ये लिखते हैं जी के एक्चुअल रिजल्ट्स हम यहाँ पे कैसे लेके आएंगे, तो मैं इक्वल टू का साइन दबाऊंगा और अपने बेसिक डाटा पे चला जाऊंगा और जो मैंने एक्चुअल रिजल्ट्स में हमने कहा था नंबर ऑफ प्रोडक्शंस, तो ये मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया और मैंने रेफर कर दिया और जब मैंने इसी को ही नीचे कॉपी किया तो ये मेरे पास जो है वो नीचे ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी वही वाली फिगर आ गई नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस की।
और सेम इसी तरीके से अगर मैंने अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पे रेफर करने हैं तो इज इक्वल टू करूंगा और बेसिक डाटा के ऊपर जो एक्चुअल का डाटा है मेरे पास वेजेस का वो तमाम एक्सपेंसेस का मैं उसको वहां पे रेफर कर दूंगा। ये मैंने जब रेफरेंस किया तो फिर मैंने इसको सारी जगहों पे कॉपी कर दिया तो सेम वही वाली अमाउंट जो है वो सब जगहों के ऊपर जो है वो कॉपी हो गई। और इस लिहाज से ये मेरे पास जो है वो ये वाला जो एक कॉलम था वो एक्चुअल रिजल्ट्स वाला वो मैंने यहाँ पे रेफर कर लिया है फ्रॉम माय बेसिक डाटा शीट। अब मैं अपनी बेसिक डाटा में अगर कोई भी चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे मेरे पास ये यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगी इस शीट के अंदर या इस रिपोर्ट के अंदर। ओके, फिर उसके बाद हम लोगों ने बजटेड डाटा जो है वो भी उसी तरीके से कॉपी कर लेना है। इज इक्वल टू का साइन दबाऊंगा और मैं बजटेड डाटा के ऊपर चलाऊंगा जाऊंगा तो ये मेरे पास बजटेड प्रोडक्शन थी 6 की, ये मैंने वहां पे रेफर कर दिया। और फिर मैंने जब इसी को नीचे ही उसी तरीके से कॉपी किया तो फिर वही वाली अमाउंट जो वो निचले वाला कॉलम भी यहाँ पे रेफर हो गया। इस तरीके से ये दोनों इंफॉर्मेशन उधर चली गई। अब मेरे पास बजटेड इंफॉर्मेशन जो मेरे पास टोटल स्टैटिक बजट बना हुआ मुझे मिला था, मुझे क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन गिवन थी, ये मैं वहां पे रेफर कर दूंगा बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने जो है वो एक्चुअल रिजल्ट्स को वहां पे रेफर किया था। और जब मैंने ये सारा कर लिया तो जब मैं इसको टोटल करूंगा, सम करूंगा इन तो सबका और इसी तरीके से इसका भी मैं सम करूंगा सबका, तो ये मेरे पास टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो मेरे पास एक्चुअल टोटल एक्सपेंसेस है 7,36,900 और मेरे पास बजटेड टोटल एक्सपेंसेस हैं 5,08,800। अब मैं इन दोनों का फर्क लूंगा। जब मैं इन दोनों का फर्क लूंगा तो आप जरा गौर करें कि यहाँ पे मैंने इन दोनों के फर्क जो है वो कैलकुलेट किए हैं और मैंने हर एक फिगर को पॉजिटिव लिखा हुआ है। मीन कि मैं ये देखूंगा कि कौन सा कॉलम में फिगर्स बड़ी हैं और उसी तरीके से मैं फॉर्मूला लगा लूंगा इसका। तो आप देखें जरा कि एक्चुअल रिजल्ट्स हर एक में ज्यादा हैं तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस मैं प्लानिंग बजटेड कर दूंगा तो ये मेरे पास जो है वो ये फिगर आ जाएगी। और इसी को ही जब मैं नीचे भी कॉपी कर दूंगा तो ये मेरे पास तमाम फिगर्स आ जाएंगी। और सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पे जो है वो यहाँ पे कॉपी कर दूंगा तो ये भी मेरे पास जो है वो सेम फिगर आ जाएगी। इस लिहाज से कि जो भी यहाँ पे चीजें आ रही हैं वो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया हुआ है कि फॉर्मूला के जरिए से कैलकुलेट कर लिया है कि एक्चुअल एक्सपेंसेस में से मैं जब बजटेड एक्सपेंसेस को माइनस करता हूं तो मेरे पास जो फर्क आ जाता है दैट इज कॉल्ड प्लानिंग और बजट वेरिएंस और स्टैटिक बजट वेरिएंस। इसको प्लानिंग वेरिएंस भी कहते हैं और इसको स्टैटिक बजट वेरिएंस भी कहते हैं। तो ये मैंने प्लानिंग वेरिएंस निकाल लिया और जो मेरे नंबर ऑफ प्रोडक्शंस थी वो भी इसी तरीके से जैसे मैंने ऊपर फॉर्मूला लगाया है सेम यहाँ पे भी लगा लूंगा। दिस माइनस ये वाली फिगर करूंगा तो ये मेरे पास ये वाली आ जाएगी और इसी फॉर्मूला को जब मैं नीचे कॉपी करूंगा तो मेरे पास ये भी इसी तरीके से 60 का फर्क आ जाएगा नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस का। अब अनफेवरेबल और फेवरेबल को अब हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है। ये मैं फॉर्मूला आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। अब आप जरा गौर करें, यहाँ पे मैंने लिखा इफ का फंक्शन लगाया है। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, इज इक्वल टू का साइन दबाते हो, इज इक्वल टू इफ क्या है E11 क्या है जी, ये 11 रो है और ये ई जो है इसका कॉलम है। E11 का मतलब क्या है कि ये मेरे पास जो है वो क्या है, बजटेड अमाउंट है। अगर बजटेड अमाउंट क्या हो ग्रेटर देन किससे, C11 मीन C11 ये है एक्चुअल रिजल्ट्स। अगर मेरी बजटेड अमाउंट ज्यादा हो एक्चुअल रिजल्ट्स से तो फिर ये क्या आएगा, फेवरेबल। और अगर बजटेड अमाउंट कम हो किससे, उससे क्या नाम है उसका, एक्चुअल से, तो फिर अनफेवरेबल आ जाएगा। और अदरवाइज अगर कुछ भी ना हो तो फिर खाली छोड़ दे वो। ये बेसिकली फॉर्मूला है। मैं आप इसको जो है वो सिंपली समझाने के लिए क्या करता हूं, ये इफ का लॉजिक लगाया है। लॉजिक लगाने के लिए आप जरा इस पे जब आप जाते हो ना इस पे, तो आप देखो कि इसको मैं क्या कर सकता हूं, क्या लॉजिकल टेस्ट क्या है मेरा, कि मैं E11 इज ग्रेटर देन C11, E11 इज ग्रेटर देन C11। मैं इसको जो है वो चेंज भी कर सकता हूं कि अगर मेरे पास E11 जो है वो बजटेड अमाउंट जो है वो अगर कम हो या एक्चुअल अमाउंट ज्यादा हो किससे, बजटेड अमाउंट से। जैसे मैं आपको यहाँ पे चले लॉजिकल टेस्ट चेंज करके बताता हूं। यहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट्स हैं, मैं एक्चुअल रिजल्ट्स मैंने किस में लिखे हुए हैं, C कॉलम में। तो मैं कहता हूं जी कि C11 जो है वो क्या हो,
इज ग्रेटर देन, अगर C11 ज्यादा हो किससे, E11 से, E11 अगर C11 ग्रेटर हो E11 से, मीन एक्चुअल रिजल्ट्स ज्यादा हो किससे, बजटेड रिजल्ट्स से। तो चूंकि ये एक्सपेंसेस है, अगर एक्चुअल एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे हमारे बजटेड एक्सपेंसेस से, तो फिर ये अनफेवरेबल होगा। तो ये क्या हो, अनफेवरेबल यहाँ पे प्रिंट कर दे। और अगर ये सिचुएशन ट्रू ना हो तो फिर क्या करे, फिर एक और लॉजिकल टेस्ट लगाए कि क्या इफ E11, यहां पे मैं फिर वही वाला चेंज कर देता हूं, यहां पे मैं करता हूं कि C11 अब ऊपर मैंने क्या लगाया है, ग्रेटर का साइन, यहां पे मैं लगा दूंगा लेस देन। तो E11 अगर E11 हो, अगर C11 लेस देन हो E11, मीन अगर आपका एक्चुअल रिजल्ट्स कम हो बजट से, मीन एक्चुअल एक्सपेंसेस कम हो बजटेड से, तो फिर आपका क्या होगा, फेवरेबल होगा। तो आप यहां पे लिखोगे F फेवरेबल। और अदरवाइज क्या करोगे, कॉमा के बाद अदरवाइज क्या होगा, आप डबल कॉमास डाल देंगे, मीन दो कॉमास आप शो कर देंगे। तो इसका मतलब होता है कि आप इसको ब्लैंक छोड़ दें, अगर ये बराबर होगा तो फिर ब्लैंक हो जाएगा। तो जब मैं इस फॉर्मूला को ओके करूंगा तो ये देखें इसने भी उसी तरीके से फिर अभी भी अनफेवरेबल का ही रिजल्ट दिया है। अगर मैं एक आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ये 2,16,000 है, ये 3,41,000 है, इस फिगर को मैं सिर्फ 2,16,000 खुद से करता हूं, बाद में इसको चेंज कर दूंगा। तो अब आप जरा गौर करें कि इसने 0 दिया और ये वाला कॉलम इसने खाली कर दिया, मीन ये दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये इक्वल हैं। इसलिए यहाँ पे क्या है कि वो कोई भी ना अनफेवरेबल है ना फेवरेबल है, इसलिए उसने ब्लैंक कर दिया है। तो आप जरा देखें कि बेसिकली फॉर्मूला क्या बनता है, इफ के बाद आप ब्रैकेट शुरू करते हैं, मैं फॉर्मूला लिखने लगा हूं कि आपने बनाना कैसे है। ब्रैकेट शुरू करते हैं और फिर उसके बाद आप कहते हो कि ये वाला कॉलम एक्चुअल रिजल्ट्स वाला कॉलम, इसका नंबर है C11। तो मैं कहता हूं जी C11 जो है वो क्या हो, अगर ग्रेटर देन हो किससे, E11 से, E11 से अगर ये ग्रेटर हो तो फिर क्या करे वो, फिर वो क्या करे, फिर डबल कॉमास आप लिखेंगे इसके, और उसके दरमियान में आप लिख देंगे, डबल कॉमास के दरमियान में आप लिख दोगे कि ये क्या करे जी, कि इसके अंदर वो अनफेवरेबल जो है वो प्रिंट कर दे। मीन अगर ये वाला कॉलम बड़ा हो इस कॉलम से, मीन एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा हो बजटेड कॉस्ट से, तो फिर क्या करे कि वो क्या लिख दे, अनफेवरेबल बना दे। और अगर ये उलट सिचुएशन हो, कॉमा डाले, फिर उसके बाद इफ का फिर आप लोग क्या करें, इफ फंक्शन लिखें और फिर ब्रैकेट शुरू करें। जब भी आप इफ करेंगे उसके आगे उसकी लॉजिक ब्रैकेट में लिखी जाएगी। ब्रैकेट शुरू करें और आप ये कहें जी कि अच्छा जी अब C11 अब यहां पे लेस देन E11, तो फिर क्या करे कि वो डबल कॉमास आप डालें और उसके दरमियान में वो क्या कर दे, फेवरेबल लिख दे, और आखिर में क्या करें, कॉमा डालें, और फिर उसके बाद जो है वो आप डबल कॉमास डाल के इसकी ब्रैकेट को बंद कर दें। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी एक ब्रैकेट बंद हुई है, मीन ये पहले वाली ब्रैकेट की आपने क्लोज की है, लेकिन इस वाले ब्रैकेट को भी क्लोज नहीं किया है, तो एक और ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो इस तरीके से आपका ये वाला फॉर्मूला जो है वो इस तरीके से बनेगा कि इज इक्वल टू, जब आप पीछे लगाओगे इसके इसी फॉर्मूला के, आप जरा गौर करें कि मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लगा देता हूं, तो आप देखो जरा गौर करो। अच्छा जी, यहाँ पे एक या अच्छा 3 आ गए हैं, ओके। अच्छा जी, C11 ये आ जाएगा और E11 ये आ जाएगा, और उसके बाद जो है वो, एक मिनट जी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या है। C11 E11 if this is equal to this और कॉमा के बाद दिस है, और सही तो है, क्या है इसको,
अच्छा, ये फर्क है, यहाँ पे मैंने इसको डबल कॉमास करना था, ये वाला थोड़ा सा फर्क आ गया है। ओके, अब आप जी यहाँ पे ये डिलीट कर देंगे, ये भी डिलीट कर देंगे। ओके, अब आप जरा गौर करें बेटे, यहाँ पे मैंने ये जो है वो इज इक्वल टू, ये मैं एक्चुअल रिजल्ट्स में से उसकी फिगर को ले लूं तो फिर उसके बाद आपको समझाता हूं। ये वाला मैंने इधर कर लिया। ओके, अब आप जरा गौर करें, मैंने सेम फॉर्मूला क्या किया है, यहाँ पे भी अप्लाई किया है, तो इसने यहाँ पे भी अनफेवरेबल प्रिंट कर दिया है। तो अब आप देखें, इफ C11 इज ग्रेटर देन E11 तो अनफेवरेबल हो जाए, और अगर C11 इज लेस देन E11 तो फेवरेबल हो जाए, और अगर ये दोनों ही ट्रू ना हो तो फिर खाली छोड़ दे, उसको ब्लैंक छोड़ दे। तो ब्लैंक के लिए आप लोग डबल जो है वो कॉमास जो है वो 2 दफा लगा देंगे, तो आपके पास जो है ये ब्लैंक वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब इस वाले को मैं अगर इक्वल टू का साइन जो है वो यहाँ से हटा दूं, तो ये बेसिकली वो पूरी स्टेटमेंट आ जाती है, जो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला की जगह के ऊपर लिखेंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे बन जाएगा इस इन एक्सपेंसेस के लिए। और रेवेन्यूज के लिए ऑफ कोर्स जो है वो आप लोग जो है वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं, आप इसका उलट बिहेव करते हैं, उस तरीके से आप लोग जो है वो उसकी भी आप लोग इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो होप्स हो कि आप लोग जो है ये फॉर्मूला किस तरीके से लगाते हैं ये आप समझ गए होंगे। और ये मैंने जब ये सारी जगहों पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो इसने ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे भी फेवरेबल और अनफेवरेबल दे दिया। अब अगर यहाँ पे कोई भी चीज चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली फेवरेबल और अनफेवरेबल भी चेंज होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखें 49,700 था और ये 32,300 था, और अगर मैं इसको कर देता हूँ 30,000, तो आप अगर गौर करें कि इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेवरेबल कर दिया, क्योंकि ये सिचुएशन उलट हो गई है। अब अगर मैं इस इंफॉर्मेशन के अंदर कोई भी चेंजेस करता हूं और उसकी वजह से ये कॉलम के इंक्रीज और डिक्रीज चेंज हो जाते हैं, जो बड़ा कॉलम है और छोटा कॉलम अगर चेंज हो जाता है तो फिर आपका ये यहाँ पे फेवरेबल और अनफेवरेबल भी चेंज हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इस रिपोर्ट को आप कंप्लीट कर सकते हैं और बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है ताकि आप लोगों को रेफरेंस के तौर पे इस फॉर्मूला को लिखना जो है वो आसान हो जाए, और मैंने इसको समझाने की भी कोशिश की है कि आप इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं ताकि आप लोग इजीली इस फॉर्मूला को लिख सकें। होप सो जो है वो आप लोग इस रिपोर्ट को अच्छे तरीके से बनाना जो है वो समझ गए होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कि इस रिपोर्ट से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, हम क्या इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे। तो आप देखें जरा गौर से कि इसमें हमने ये कहा कि हमारे पास एक्चुअल टोटल एक्सपेंसेस शुड हैव बीन 7 लाख, सॉरी budgeted total expenses should have been 5,08,800 और actual expenses were 7,26,900। और अगर मैं इन दोनों की जो फर्क निकाला है वो 2,18,100 है, इसका मतलब ये हुआ इज इक्वल टू दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय, अगर मैं बजटेड अमाउंट के साथ इसको मैं डिवाइड करता हूं और इसको परसेंटेज कैलकुलेट करता हूं, तो मीन मेरी जो टोटल कॉस्ट थी वो 43% इंक्रीज कर गई है। इट मींस जो मैंने प्लान की थी अपनी कॉस्ट, उससे मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो 43% इंक्रीज कर गई है। और अगर मैं यही वाली कॉस्ट जो है वो हर एक के, यही वाला फॉर्मूला जो है वो हर एक के ऊपर अप्लाई करता हूं, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूं और यही वाला फॉर्मूला मैं हर एक के ऊपर अप्लाई करता हूं, तो मेरे पास हर एक कॉस्ट की जो वो परसेंटेज आ जाएगी। मीन एक्टर्स एंड वेजेस जो है वो 58% इंक्रीज किए हैं। फिर उसके बाद जो है वो ये बाकी सारे एक्सपेंसेस जो वो 53%, 60%, 21%, 44%, 42%, 28% और 10% जो है वो सारे के सारे एक्सपेंसेस इंक्रीज किए हैं। अब ये वाले जो एक्सपेंसेस 43% ओवरऑल एक्सपेंसेस जो है वो मेरे इंक्रीज हुए हैं, और हर एक इंडिविजुअल एक्सपेंस जो है वो मेरा हर एक एक्सपेंस जो है वो इतना इंक्रीज हुआ है फ्रॉम माय बजट। मैंने बजट जितना जितना किया था उससे मेरा जो एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं वो कितने कितने हुए हैं, ये रिपोर्ट मुझे ये वाला शो करती है। सो स्टैटिक बजट रिपोर्ट गिव्स मी द इंफॉर्मेशन दैट व्हाट वाज माय प्लान्ड एक्सपेंसेस एंड व्हाट वर द एक्चुअल एक्सपेंसेस एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लान्ड एंड एक्चुअल एक्सपेंसेस एंड टू व्हाट एक्सटेंट माय एक्सपेंसेस हैज इंक्रीज्ड
and I was unable to control my expenses. ये रिपोर्ट मुझे शो कर रही है कि मेरे एक्सपेंसेस अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं हुए हैं, मीन जो मेरी कॉस्ट होनी चाहिए थी उससे मेरी कॉस्ट जो है वो तकरीबन 58%, 53%, 60%, 21%, 44%, 42%, 26%, 10% एंड ओवरऑल 43% इंक्रीज कर गई है। अब इसका वजूहात क्या है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस इंक्रीज? वेदर दिस इज ड्यू टू मोर परफॉर्मेंसेस और मोर प्रोडक्शंस, इसकी वजह से ज्यादा हुई है या किसी और वजह से ज्यादा हुई है? फिर मुझे ये रिपोर्ट जो है वो इस सवाल का जवाब प्रोवाइड नहीं करती है। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द स्टैटिक बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट। इट गिव्स me the information what is the overall situation of the variation in the expenses of planned expenses and actual expenses, but this report doesn't give me the information what are the causes of these differences or variances in actual and planned expenses. It is apparent that we have performed more productions and we have performed more performances, that's why our expenses are more. But whether it is the sole reason for more expenses or there is another reason, or whether there is a controllability issue of the expenses, ये हमें ये रिपोर्ट से हमें क्लियरली आंसर नहीं मिलता है। उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है? हमें एक सेकंड लेवल के एनालिसिस के ऊपर जाना पड़ता है और फिर हम उस सेकंड लेवल के एनालिसिस को यूज करके इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वेदर दीज एक्सपेंसेस, द 43% ऑफ एक्सपेंसेस हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू मोर एक्टिविटी और मोर वीक कंट्रोल ऑफ एक्सपेंसेस। क्या हम एक्सपेंसेस को अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए हैं या फिर हम लोगों ने ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म किया है उसकी वजह से एक्सपेंसेस ज्यादा हुए हैं? तो यहाँ पे आप जरा गौर करें कि चूंकि हमने एक्टिविटी ज्यादा परफॉर्म की है, हमारी एक्टिविटी प्लान थी 6 and 108, बट वी हैव प्लान्ड 7 and 168 परफॉर्म्ड एक्चुअल एक्टिविटी। इट मींस वी हैव परफॉर्म्ड मोर एक्टिविटीज एंड इट इज वेरी क्लियर दैट when we will be having more activities, we will be having more costs. That's why the all expenses are unfavorable and overall cost is 43% increase. अब आप जरा अगर हम लोग यही वाला फॉर्मूला अगर यहाँ पे लगाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमने कितनी परफॉर्मेंसेस जो है वो इंक्रीज की हैं। हमने ये कहा कि ये 17% हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई हैं और 56% हमारी जो है वो परफॉर्मेंसेस इंक्रीज हुई हैं और उसकी वजह से हमारे ओवरऑल एक्सपेंसेस 43% इंक्रीज हुए हैं। और क्या ये सिर्फ सोल जो है वो परफॉर्मेंसेस की वजह से हुए हैं? तो ये रिपोर्ट हमें सिर्फ यही बताती है कि हमारे पास चूंकि परफॉर्मेंसेस ज्यादा थी और उसकी वजह से ही हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हुए हैं। और ये वाला नई रिपोर्ट हमें बताती कि इसकी जो कंट्रोलेबिलिटी ऑफ एक्सपेंसेस है या वेदर मैनेजर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर एक्सपेंसेस, तो वो किस हद तक रिस्पॉन्सिबल है, ये रिपोर्ट हमें इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं करती है। तो उसके लिए फिर हमें जो है एक नेक्स्ट लेवल का एनालिसिस जो करना पड़ेगा, जिसको हम लोग फ्लेक्सिबल बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट कहते हैं या फ्लेक्सिबल बजट एनालिसिस कहते हैं। होप्स हो कि आप लोग जो है वो इस रिपोर्ट को किस तरीके से बनाते हैं और फिर इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, ये चीज जो है वो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आप इसको जो है वो आप करने के काबिल होंगे। और आप जब इसको खुद से जो वो बनाएंगे और खुद से इंटरप्रेट करेंगे तो कोर्स आपको मोर क्लैरिटी आ जाएगी इसके अंदर। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज, मैं हम क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। फ्लेक्सिबल बजट हमने बनाना है, जो पहली हमारी रिक्वायरमेंट थी। इससे पहले जो हमने काम किया है वो हम लोगों ने एडिशनल किया है, वो इस सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब हम देखते हैं जी फ्लेक्सिबल बजट हम कैसे बनाते हैं। तो मैं फ्लेक्सिबल बजट बनाने के लिए मैं आपको दोबारा से अपनी आंसर शीट पे जाता हूं और दिस इज द फ्लेक्सिबल बजट। तो आप जरा गौर करें प्लीज कि ये मैंने फ्लेक्सिबल बजट ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे पहले तो इसका कॉस्ट फॉर्मूलाज लिखा है, ये मैं ना भी लिख दूंगा, ये वाला पूरे का पूरा पोर्शन मैं अगर यहाँ पे ना भी बनाऊं तो भी मेरे पे लिए कोई इशू नहीं है, मैं डायरेक्टली ये भी लिख सकता हूं। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये भी लिख दिया हुआ है कि मैंने यह कहा जी कि ये वाले जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शंस थी बजटेड, यहाँ पे मैंने क्या करनी है, बजटेड नहीं लेनी है बल्कि एक्चुअल लेनी है। तो मैं इसको कहूंगा इज इक्वल टू
और एक्चुअल नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस जो है वो यहाँ पे मैंने लेनी है, और इसी तरीके से एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोडक्शन और एक्चुअल नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस मैंने यहाँ पे लेनी है। तो वो मैंने 7 और 168 फ्लेक्सिबल बजट बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्टिविटी लेवल होता है। हम लोग जब एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर बजट को बनाते हैं, दोबारा से कहते हैं, याद रखें कि ये वाले जो दो चीजें हैं, जो एक्टिविटी है वो एक्चुअल होगी, लेकिन जो रेट्स होंगे या जो फॉर्मूला होंगे वो बजटेड होंगे, वो हम एक्चुअल नहीं लेते हैं। ये हम लोग जो है वो बजट लेते हैं, और ये वाली दो फिगर जो है वो एक्चुअल लेंगे, तो तब हमारे पास जो है वो फ्लेक्सिबल बजट बन जाएगा। ये इसकी बेसिक लॉजिक है। ओके, डायरेक्टर्स और वेजेस का जो फॉर्मूला था हमारे पास वो क्या था? फिक्स कॉस्ट इसकी 0 थी, वेरिएबल कॉस्ट जो फॉर्मूला जो उसका एक्टिविटी 1 थी वो 0 थी, और वेरिएबल कॉस्ट जो 2 थी वो 2000 पर एक्टिविटी थी, 2000 क्यू थी। ये मैं आप लोगों को आप बेसिक डाटा में से शो करा देता हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पे बनाया था 2000 Q2। अब Q2 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको 2000 को, तो ऑटोमेटिकली मेरा फ्लेक्सिबल बजट बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला इज इक्वल टू ये वाली जो फिगर है, जैसे ऊपर मैं करता हूँ, ये वाली फिगर जो है, ये वाला कॉलम मल्टीप्लाई बाय, और मैंने Q2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये Q2 है, तो ये मेरा Q2 है। ये Q2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, फिक्स कर देता हूँ F4 का बटन दबा के, ताकि ये वाली जो है वो अमाउंट रिपीट ना हो। ओके, अब ये भी Q2 पे डिपेंड करिए, ये 300 Q2 है, तो मैं सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी कॉपी कर लूंगा इसी तरीके से, और ये भी चूंकि Q2 पे बेस करिए तो सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पे भी कॉपी कर लूंगा, तो इसी तरीके से ये भी आ जाएगा। अब ये वाली जो कॉस्ट है ये Q1 पे डिपेंड कर रही है, तो यहाँ पे मैं करूंगा इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला, दिस Q1 वाला जो भी फॉर्मूला है, ये जो भी मेरे पास फिगर है, मल्टीप्लाई बाय मैं Q1 करूंगा, ये मेरे पास Q1 है, और इस Q1 को मैं क्या कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा, ताकि मेरे पास बार बार उसको रिपीट करने के लिए जो है वो आ जाए। ओके जी, अब आप जरा गौर करें कि ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया है, इसका फॉर्मेट भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। 1,26,000 ये कैसे आया है? ये आया है 18,000 मल्टीप्लाई बाय Q1। Q1 क्या है? 7, और 18,000 पर एक्टिविटी रेट था, जो मैंने अपने जो वो बेसिक डाटा की शीट के अंदर कैलकुलेट करना सिखाया था, आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया था। 18,000 Q1 इसका फॉर्मूला था, और 18,000 Q1 के अंदर मैंने नंबर ऑफ एक्टिविटी जब एक्चुअल डाल दी, तो फिर मेरे पास 18,000 मल्टीप्लाई बाय 7 करूंगा तो 1,26,000 की अमाउंट आ जाएगी। अब क्योंकि ये Q2 वाला है फॉर्मूला, तो ये भी वाला फॉर्मूला जो है वो Q2 वाला वो मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा, और ये भी Q2 है, तो मैं इन दोनों जगहों पे ये कॉपी कर दूंगा, और सेम मेरे पास जो है वो यहाँ पे भी फिगर कैलकुलेट हो जाएगी। और ये Q1 वाला फॉर्मूला है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल C करके इसको Q1 वाला फॉर्मूला कॉपी कर दूंगा, तो ये 2000 मल्टीप्लाई बाय 7 के साथ ये वाली फिगर आ जाएगी 18,007 वाली की तरह ही, और ये 500 मल्टीप्लाई बाय 168 आ जाएगी, 250 मल्टीप्लाई बाय 168 आ जाएगी। अब आ जाती है बात इसके ऊपर कि ये कैसे करेंगे। अब जरा गौर करें कि मैंने कहा दिस प्लस दिस, ये वाली अमाउंट की, प्लस क्या किया कि ये वाली ये वाला जो रेट था मल्टीप्लाई बाय ये वाला फॉर्मूला जो लगाया ना Q2 वाला, तो Q2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मैंने किया इज इक्वल टू दिस, प्लस किया इसके अंदर। अब चूंकि मुझे दो फंक्शन फिर करने हैं, यहाँ पे मल्टी ब्रैकेट डाल दूंगा, मैं कहूंगा जी कि ये वाली अमाउंट जो आप समझ लें कि Q1 करना है, तो ये Q1 है, और मल्टीप्लाई बाय इसको करूंगा किसके साथ, इस वाले कॉलम के साथ, जो Q1 का रेट है मेरा यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं करूंगा ब्रैकेट को क्लोज, प्लस इसके साथ शामिल कर दूंगा कौन सा वाला फिर ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, फिर Q2 वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, मल्टीप्लाई बाय, और जो ये वाला सेल है इसके अंदर जो भी उसका रेट लिखा हुआ है ये मैं लिख दूंगा, और मैं इस ब्रैकेट को फिर यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। जब मैं करूंगा तो ये मेरे पास जो ऑटोमेटिकली ये वाली अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी, और ये वाला फॉर्मेट मैं यहाँ पे भी कॉपी कर लेता हूँ। इसलिए आज 46,680 कैसे आया है, ये मैंने बेसिकली 32,400 प्लस 1080 मल्टीप्लाई बाय 7
प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 168। अब इन तीनों फिगर को मैंने टोटल किया है तो ये मेरे पास 46,680 आ गया, जो मैंने इस फॉर्मूला के अंदर इसको कैलकुलेट करने की कोशिश की है। अब अगर मैं यहाँ पे पीछे बैक एंड के ऊपर रेट चेंज करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ये वाली बजटेड फिगर भी चेंज हो जाएगी, और अगर मैं अपने बेसिक डाटा के ऊपर एक्टिविटी चेंज करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ये बजटेड फिगर्स भी चेंज हो जाएंगी। तो इस तरीके से मैं अपना फ्लेक्सिबल बजट जो है वो प्रिपेयर कर सकता हूँ। अब इसी फ्लेक्सिबल बजट को यूज करके हम लोग जो है वो फ्लेक्सिबल बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना लेते हैं। तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाने के लिए उसी तरीके से मैंने ऊपर जो है वो इसकी जो है वो हेडिंग्स दे दूंगा, ये बिल्कुल उसी तरीके से कंट्रोल सी कर लेता हूं, और फ्लेक्सिबल बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट में मैंने यहाँ पे हेडिंग्स दे दी उसकी। लिटिल थिएटर है, स्टैटिक, ये स्टैटिक नहीं है, ये फ्लेक्सिबल बजट है। फ्लेक्सिबल बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, और इसको मैं करता हूं, ये है बेसिकली मेरे पास इस रिपोर्ट का नाम है फ्लेक्सिबल बजट। ये मैंने परफॉर्मेंस रिपोर्ट नहीं बनाई है, ये मैंने फ्लेक्सिबल बजट बनाया है। सो दिस इज फ्लेक्सिबल बजट, और फिर ये फ्लेक्सिबल बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। अब इसके अंदर मैंने पहला कॉलम एक्चुअल रिजल्ट का बनाया है। आप इनके कॉलम्स को आगे पीछे भी कर सकते हैं, आप प्लानिंग बजट पहले लिख लें, एक्चुअल रिजल्ट एंड पे लिख लें, फ्लेक्सिबल बजट कोशिश करें दरमियान में लिखा करें, और फिर आपका इन दोनों का फर्क एक्टिविटी वॉल्यूम वेरिएंस इधर आ जाएगा, और इन दोनों का जो फर्क है वो फिर इस जगह पे आ जाएगा, तो वो फिर चेंज हो जाएंगी जगह उसकी उसी के मुताबिक। अब आप देखिए एक्चुअल रिजल्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और मैंने ये यहाँ से कैसे लाए हैं, मैंने बेसिक डाटा से इसको यहाँ पे जो है वो रेफर किया हुआ है। मैं इक्वल टू का साइन दबाऊंगा, बेसिक डाटा पे चले जाऊंगा, और एक्चुअल रिजल्ट्स यहाँ पे मैं रेफर कर दूंगा जैसे मैंने यहाँ पे किया, और सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पे नीचे कॉपी कर दूंगा तो ये वाला भी रेफर हो जाएगा, और सेम वही वाला फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे फिगर्स दी हुई थी वो मैं यहाँ पे भी रेफर कर दूंगा, तो ये मेरे पास सारी की सारी फिगर्स जो है वो यहाँ पे रेफर हो जाएंगी। और इस तरीके से मैंने ये तमाम की तमाम फिगर जो है वो यहाँ पे क्या कर ली है, कॉपी कर ली है, रेफर कर ली है, लिंक कर दी है इन सेल्स के साथ। अगर मैं बेसिक डाटा में चेंज करूंगा तो ऑफ कोर्स ये सारी की सारी फिगर्स जो है यहाँ पे भी चेंज हो जाएंगी, और जब मैं इसका सम करूंगा तो ये मेरे पास जो है वो इधर इसका टोटल आ जाएगा। अब आ जाता है जी फ्लेक्सिबल बजट की अमाउंट। इसकी फ्लेक्सिबल बजट को मैं फ्लेक्सिबल बजट से रेफर कर लेता हूं, तो मैं इक्वल टू का साइन दबाता हूं, मैं फ्लेक्सिबल बजट पे जाता हूं, और मैं यहाँ पे एक्टिविटी को रेफर कर लेता हूं, और इसी तरीके से जब मैं इसी को नीचे कॉपी करूंगा तो यहाँ पे भी एक्टिविटी रेफर हो जाएगी। इज इक्वल टू जो मैंने बजटेड एक्सपेंसेस कैलकुलेट किए हैं मैं इसको यहाँ पे करूंगा, और इसको भी मैं नीचे रेफर करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी रेफर हो जाएगा, और फिर मैं इसको सम कर लूंगा तो ये मेरे पास सम आ जाएगा। तो मैंने बेसिकली क्या किया है, फ्लेक्सिबल बजट की अमाउंट्स को आगे वाली अपनी शीट में रेफर कर दिया है। अब इसके बाद हम लोग प्लानिंग बजट की फिगर्स को भी रेफर कर लेते हैं। इज इक्वल टू मैं अपने बेसिक डाटा पे चला जाता हूं, और यहाँ पे मैंने जो प्लानिंग बजट की फिगर्स थी 6 इसको, और फिर इसी तरीके से जब इसका कॉपी करूंगा नीचे फॉर्मूला तो सेम वही वाला फॉर्मूला इधर आ जाएगा, और यहाँ पे भी मैं उसी तरीके से अपनी जो बजटेड अमाउंट्स थी उनको भी रेफर कर लूंगा, ये मेरे पास जो है वो लिंक हो जाएंगी ये, और इसी तरीके से मैं इसको टोटल कर लूंगा तो ये मेरे पास जो है वो टोटल आ जाएगा। तो ये मेरे पास जो है वो टोटल सारी तीनों फिगर्स आ जाएंगी। अब मैं क्या करता हूं, मैं ये देखता हूं कि कौन सी फिगर बड़ी है और कौन सी फिगर छोटी है, इस लिहाज से मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अगर मैं इसका फॉर्मूला नहीं भी लगाता हूं, मैं नेगेटिव पॉजिटिव साइंस भी लिख देता हूं तो फिर भी मेरे लिए कोई इशू नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक्चुअल रिजल्ट्स माइनस फ्लेक्सिबल बजट कर देता हूं, तो ये मेरे पास रिजल्ट्स के फिगर आ जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, इक्वल टू दिस माइनस दिस कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 5800, और जब मैं इसको यहाँ पे करूंगा रेफर तो ये ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, जो उलट फिगर होंगी वो माइनस आ जाएंगी, और मतलब कि जो ये वाली साइड बड़ी होगी वो माइनस आ जाएगी, और जो ये वाली साइड बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव आ जाएगी। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे बिल्कुल वही वाला जो मैंने आपको पहले बताया था, कि मैंने क्या किया था कि अगर एक्चुअल रिजल्ट्स ज्यादा हैं किससे, बजटेड से, तो फिर क्या आ जाएंगे, अनफेवरेबल, और अगर बजटेड रिजल्ट्स ज्यादा हैं एक्चुअल से या एक्चुअल कम है बजटेड से तो फिर आ जाएगा फेवरेबल। अब आप जरा गौर करें, एक्चुअल कम है बजटेड से, तो इसी वजह से ये नेगेटिव फिगर आई है, इसीलिए यहाँ पे इसके सामने जो है वो फॉर्मूला ने मुझे ऑटोमेटिकली क्या कर दिया है, फेवरेबल कर दिया है। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो कि अगर आपका ये जो आपके सी वाले कॉलम में लिखा हुआ है तो आप इसको रिपीट, आप इसको पीछे ले लो, इसको ये
मीन एक्चुअल रिजल्ट इज लेस देन बजटेड रिजल्ट्स तो फिर फेवरेबल है, और एक्चुअल रिजल्ट्स इज ग्रेटर देन बजटेड रिजल्ट्स तो फिर अनफेवरेबल है। तो ये बेसिकली इस फॉर्मूला के अंदर लिखा हुआ है। तो आप जब ये फॉर्मूला खुद से बनाएंगे तो ऑफ कोर्स आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूं कि मैं ये करता हूं, इसको उलट कर देता हूं, ये मीन एक्चुअल रिजल्ट्स इज ग्रेटर देन बजटेड रिजल्ट्स, या इस तरह से कहता हूं C14 इज ग्रेटर देन जो है वो डी नहीं F14, C14 इज ग्रेटर देन F14। ये वाली अमाउंट अगर ज्यादा है इससे तो क्या करे, ये हो अनफेवरेबल, दिस शुड बी अनफेवरेबल, बिकॉज अगर ये ज्यादा है इससे तो ये अनफेवरेबल है। और अगर मैं फिर ये कहता हूं, फिर दूसरी कंडीशन क्या है, इफ C14 इज लेस देन F14 तो फिर क्या करे, अनफेवरेबल की बजाय ये फेवरेबल बन जाएगा। मीन अगर ये वाली फिगर कम है इससे तो फिर फेवरेबल, और अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर ब्लैंक, मीन ये दोनों कंडीशन पूरी नहीं होती हैं तो फिर ब्लैंक आ जाएगा। मीन वो दोनों कंडीशन के अलावा कौन सी कंडीशन है, मीन इक्वल वाली कंडीशन है। अगर ये इक्वल है तो फिर ये दोनों के बराबर आ जाएगा, तो फिर बराबर आने की वजह से क्या है कि ये ना फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, तो फिर इसलिए यहाँ पे ये ब्लैंक हो जाएगा। तो आप देखेंगे मैंने फॉर्मूला को उलट किया है लेकिन फिर भी उसने रिजल्ट मुझे सही दिया है, क्योंकि मैंने फॉर्मूला को जब उलट किया है तो मैंने एफ यू और यू को भी उलट कर दिया है। तो आप गौर कीजिएगा कि जो भी फॉर्मूला आपने लगाना है, जो मैंने आपको पिछले वाले बजट के अंदर बताया था, यही वाला सेम फॉर्मूला आपने इस बजट के अंदर भी अप्लाई करना है, तो तब आपकी जो ऑटोमेटिकली ये वाली चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप इस फॉर्मूला को क्या करोगे, हर एक जगह पे अप्लाई कर दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपके पास जो है वो ये सारा फॉर्मूला हर एक जगह पे, आप इसको एक जगह पे लगाएं और सब जगहों के ऊपर इसको क्या कर दें, कॉपी कर दें, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है ये वाला फॉर्मूला हर एक जगह पे कॉपी हो जाएगा और आपका रिजल्ट वो दे देगा उसी के मुताबिक फेवरेबल और अनफेवरेबल को। और कुछ लोगों ने ये कहा था कि सर हम लोग इसके ऊपर फॉर्मूला ना लगाएं बल्कि क्या कर दे कि खुद से फेवरेबल और अनफेवरेबल लिख दें। लेकिन बेटे जब आप लोग फिगर चेंज करोगे तो फिर ये फेवरेबल और अनफेवरेबल फिर इंटरेक्टिव शीट की तरह से चेंज नहीं होगा। तो इसलिए आपको बेहतर ये है कि आप फॉर्मूला लगा के करें, ताकि जब आप शीट बनाए तो आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाए कि हर चीज फेवरेबल और अनफेवरेबल हो जाए। क्योंकि जब आपने नेक्स्ट टाइम पे कोई भी फिगर यूज करना है, डाटा को चेंज करना है, तो फिर आपको हर एक जगह पे जाके फेवरेबल अनफेवरेबल लिखना पड़ेगा। तो चूंकि बाद प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं, बड़े ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, और हर एक एक्सपेंस के आगे आगे लिखना, कैलकुलेट करना फिर जरा मुश्किल टास्क हो जाता है। तो इसलिए अगर आप लोग इसको फॉर्मूला लगा के करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। Okay, so this is basically the difference between flexible budget and actual results. तो इसको हम कहते हैं रेवेन्यू और स्पेंडिंग वेरिएंस। अब चूंकि यहाँ पे रेवेन्यूज तो हैं ही नहीं, इसलिए यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, ये स्पेंडिंग वेरिएंसेस है, बिकॉज दीज आर द एक्सपेंसेस, इस वजह से ये एक स्पेंडिंग वेरिएंस कहलाएगा। अब आ जाती है बात दूसरी तरफ पे, जब हम प्लानिंग बजट और फ्लेक्सिबल बजट की अमाउंट्स का डिफरेंस लेते हैं तो आप सिंपली क्या करें कि फ्लेक्सिबल बजट की अमाउंट में से प्लानिंग बजट की अमाउंट को माइनस कर दें, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। आप इस वाली अमाउंट को माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास जो है वो सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो ये देखिए ये अनफेवरेबल सारे आ रहे हैं, क्योंकि हमने एक्टिविटी ज्यादा परफॉर्म की है, जिसकी वजह से हमारे ये सारे एक्सपेंसेस जो है वो अनफेवरेबल आ रहे हैं। मीन हमने एक्टिविटी ज्यादा करने की वजह से हमारे एक्सपेंसेस जो है वो ज्यादा हो गए थे। तो जो एक्टिविटीज का इंपैक्ट था वो हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। जो हमारे पिछले वाले रिजल्ट में हमें यहाँ पे नजर आ रहा था कि इतने इतने एक्सपेंसेस बढ़े हैं, लेकिन वो एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से बढ़े हैं, ये हमें सिर्फ यहाँ पे ये नजर आ रहा था। लेकिन ये रिपोर्ट हमें बताती है कि एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से कितने कितने बढ़े हैं, ये हमें ये वाली रिपोर्ट बताती है। लेकिन जो एक्टिविटी के अलावा फैक्टर्स थे, कंट्रोलेबिलिटी जो इशू था, वो हमें यहाँ पे ये वाली रिपोर्ट जो है वो शो करती है कि भाई कंट्रोलेबिलिटी की वजह से हमारे एक्सपेंसेस जो है वो कितने ज्यादा या कम हुए हैं। ये हमें जो है वो ये वाला जो कॉलम है, जो स्पेंडिंग वेरिएंस वाला कॉलम है, इसको हम लोग फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस भी कहते हैं।
ये फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस भी कहलाता है। इसको हम लोग स्पेंडिंग वेरिएंस या फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस भी कहते हैं। इसलिए हम लोग जब इन दोनों का हमने फर्क लिया तो ये क्या आ जाएगा, सारे अनफेवरेबल आ गए। और ये इसी तरीके से हमने वो सेम फॉर्मूला जब हमने किया तो हमने कहा कि अगर ये वाली अमाउंट ज्यादा है इस वाली अमाउंट से तो फिर अनफेवरेबल है, और अगर ये वाली अमाउंट कम है इस वाली अमाउंट से तो फिर ये फेवरेबल है। तो चूंकि ये वाली अमाउंट ज्यादा है तो सब की जगह पे क्या लगेगा, आपका फेवरेबल लग गया। अब देखो यही मेरा फॉर्मूला, ये कंट्रोल सी करता हूं और यहाँ पे एंटर कर देता हूं, तो आप जरा गौर करें, इसने भी वही वाला रिजल्ट दिया है, अनफेवरेबल ही। क्योंकि एक ही दफा फॉर्मूला अगर आप लिख लेते हो और ये वाले कॉलम को आप उस तरीके से करते हो तो फिर आपके पास जो है वो ऑटोमेटिकली रिजल्ट भी आपका वही वाला आएगा, सेम आएगा। वो फिर आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं होगी। आप एक ही दफा फॉर्मूला लिख लेंगे और हर जगह के ऊपर वही वाला फॉर्मूला रिपीट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट जो है वो उस तरह से आ जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है, ये वाला कॉलम हमें बताता क्या है, ये वाला कॉलम हमें बताता है कि ड्यू टू मोर एक्टिविटी, मोर प्रोडक्शन, बिकॉज वी हैव मेड वन प्रोडक्शन मोर and we have made 60 performances more, and automatically this is understood that due to more production and due to more performances we would have more expenses. That's why our activity or volume variance is unfavorable, and this unfavorable result is due to more activity. We have performed 57% more activity, 56% and 17% more activities, due to which our expenses are more. अब आप जरा गौर करें कि कितने एक्सपेंसेस मोर हुए हैं। आप इन दोनों का अगर आप एवरेज निकालते हो 57% और 17% का, तो आप जरा देखें जी, इज इक्वल टू, आप इस फिगर को डिवाइडेड बाय करेंगे अपनी बजटेड फिगर से, तो आपके पास जो है ये देखिए 56% जो है वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है वो आपको नजर आ जाएंगे कि सारे एक्सपेंसेस 56% ही चेंज होने चाहिए। ये देखें, जो एक्सपेंसेस डिपेंड कर रहे थे परफॉर्मेंसेस के साथ वो 56% इंक्रीज हो गए, और जो एक्सपेंसेस कर रहे थे नंबर ऑफ प्रोडक्शंस के साथ वो क्या हो गए हैं, उसके साथ उसी तरीके से चेंज हो जाएंगे। और चूंकि ये वाले सारे के सारे प्योरली तीनों चीजों के ऊपर डिपेंड करे तो इसलिए ये 8% बढ़े हैं। तो अब आप ये देखें, ये रिपोर्ट हमें बताती है कि अगर 56% एक्टिविटी बढ़ी है तो एक्सपेंसेस भी तो 56% बढ़ने चाहिए थे। लेकिन आप जरा गौर करें यहाँ पे, ये एक्टिविटी 56% बढ़ी लेकिन एक्सपेंसेस बढ़े 58%। इसका मतलब ये हुआ कि 2% ज्यादा बढ़े हैं, वो किसकी वजह से बढ़े हैं, वो किसी और प्रॉब्लम की वजह से बढ़े हैं। तो वो क्या प्रॉब्लम थी वो हमें ये रिपोर्ट हमें बताती है कि वो वाली जो है वो बेसिकली इस वजह से बढ़े हैं कि हम लोगों ने अपने एक्सपेंसेस को अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं किया है। ये जो 5800 का जो फर्क है वो 2% आता है। वो जो 2% है वो किस वजह से हुआ है कि हमने अपने एक्सपेंसेस को अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं किया है। अब ये वाले जो है एक्सपेंसेस, जितनी एक्टिविटी बढ़ती है उतने ही एक्सपेंसेस भी बढ़ने चाहिए। तो एक्टिविटी की वजह से जो बढ़ने वाले एक्सपेंसेस है वो उसके सेम होंगे, जितनी एक्टिविटी बढ़ेगी उतने ही एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। और ये वाली एक्टिविटी 17% बढ़ी, 17% बढ़ी तो ये 17% बढ़ गए, ये 56% बढ़ी तो ये 56% बढ़ गए। लेकिन जब आप इस रिपोर्ट को देखते हो तो ये 56% नहीं बढ़े बल्कि ये 53% बढ़े। आई मीन कुछ 56% की बजाय 53% बढ़े, में 3% सेव हुए हैं। वो सेव कैसे हुए हैं वो ये रिपोर्ट हमें बताएगी कि कैसे सेव हुए हैं, कितने सेव हुए हैं। तो यहाँ पे हमें ये अंदाजा हो गया कि हमारे पास जो एक्टिविटी की वजह से एक्सपेंसेस बढ़ने के थे वो कितने कितने बढ़े। वो 1,20,000, 18,000, 9,000, 18,000, 30,000, 15,000, 2,000, 3,480, ये तमाम एक्सपेंसेस इस वजह से बढ़े कि हमने एक्टिविटी ज्यादा परफॉर्म की। वी हैव produced more production and we have performed 60 more performances, due to which our expenses were more as per our plan। जो हमने प्लान किए थे उससे हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा होने होंगे, ये रिपोर्ट हमें ये बताती है। और अगर हम लोग उसी सेम परफॉर्मेंसेस के ऊपर बजट बनाते हैं जो हमने एक्चुअली की हैं, तो फिर हमें नजर आता है कि हमने एक्सपेंसेस को कंट्रोल किस तरीके से किया है। सो इन दिस वे वी कैन हैव आवर फ्लेक्सिबल बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी क्या है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में, इफ यू आर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, would you be pleased with how well costs were controlled during the year, why or why not?
आपने देखना है कि क्या कॉस्ट अच्छे तरीके से कंट्रोल हुई या नहीं हुई। अगर हुई है तो वो कहाँ पे हुई है, और अगर नहीं हुई है तो वो क्यों नहीं हुई है। ये हम लोग इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। आप इसको गौर से सुनिएगा, आप लोग देखिएगा कि जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा वो आप लोग जो है वो यहाँ पे लॉजिकल पॉइंट जो है वो आप डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले अगर आप लोग जरा गौर करें कि ओवरऑल एक्सपेंसेस हमारे फर्क कितना था, तो मैंने ओवरऑल एक्सपेंसेस की परसेंटेज कैलकुलेट कर ली। ओवरऑल एक्सपेंसेस हमारे जो थे वो होने चाहिए थे 7,24,280 और हुए 7,26,900। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3.6% जो है वो 0.36%, दैट इज वेरी नॉमिनल अमाउंट, दैट्स 2,620 की जो हमारे एक्सपेंसेस थे वो ज्यादा आए हैं एज पर आर flexible budgeted. Those expenses which should have been, जो होने चाहिए थे, उससे हमारे एक्सपेंसेस 2,620 से क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं, ज्यादा हुए हैं, एंड दैट इज ओनली 0.36%, मीन ये बड़ा नॉमिनल सा अमाउंट है। सो इन दिस from this figure we can say that we have overall we have controlled the expenses very well, mean 0.4% is not a big figure, is not you must say a dangerous level. तो हम लोग कह सकते हैं कि ये अच्छे तरीके से एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया गया है। लेकिन जब हम लोग इन डिटेल जाके देखते हैं इन एक्सपेंसेस को, तो आप जरा गौर करें कि ये जो सबसे पहला हमारा एक्सपेंस था एक्टर्स डायरेक्टर वेजेस का, ये हम लोगों ने ज्यादा किए हैं, 5,800 से ज्यादा किए हैं। और उस सीनरी, कॉस्ट्यूम्स एंड पॉप्स जो हैं, और उसके बाद जो पब्लिसिटी है, ये हम लोगों ने ज्यादा एक्सपेंसेस किए हैं। इसके ज्यादा एक्सपेंसेस होने के जो वजूहात हो सकती हैं वो ये हो सकती है कि हम लोगों ने अगर क्वालिटी प्रोडक्शंस दी हैं और क्वालिटी के एक्टर्स लिए हैं या क्वालिटी को इम्प्रूव किया है, तो उसकी वजह से हमारी ये वाली कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कर गई है। मीन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो हमारी कॉस्ट जो है वो बिल्कुल कंट्रोलेबल है। लेकिन अगर हम लोग इंडिविजुअल एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये वो जो अनफेवरेबल वेरिएंसेस आ रहे हैं उसमें सीनरी, कॉस्ट्यूम्स के अंदर, एक्टर्स के वेजेस और डायरेक्टर के वेजेस के अंदर, ये बेसिकली क्या हो सकता है, ये एडिशनल एक्सपेंसेस किए गए हैं। और ये अनफेवरेबल वेरिएंस जो है वो बेसिकली ऑफसेट हो जाते हैं, ये कवर हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं फ्रॉम आर थिएटर हॉल रेंट से या प्रिंटेड प्रोग्राम से। मीन इन दो एक्सपेंसेस को हम लोगों ने ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल किया है। और अगर हम लोगों ने इनकी क्वालिटी को कंप्रोमाइज नहीं किया, इफ वी हैवंट compromised the quality of the theater or printed programs, then we have controlled these expenses very well. हमने अच्छी negotiation की है, we have negotiated the rent price with the theater owners very well. जो भी उसके अंदर लोग थे, जो मैनेजर था जो कि थिएटर रेंट पे अरेंज कर रहा था, उसने अच्छे तरीके से नेगोशिएशन की है फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द रेंट हॉल। इसकी वजह से हमारे ये वाले जो एक्सपेंसेस हैं वो क्या हुए हैं, सेव हुए हैं। और अगर हम लोगों ने उनकी क्वालिटीज को कंप्रोमाइज नहीं किया तो दे हैव परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल, दे डिजर्व द क्लैपिंग्स, दे डिजर्व द एप्रिसिएशंस कि ये वाली जो चीजें हैं उन्होंने सेव की हैं। लेकिन ये वाले जो एक्सपेंसेस ज्यादा हुए हैं या ये वाले जो एक्सपेंसेस सेव हुए हैं, ये बेसिकली कैमोफ्लैज हो गए हैं, छुप गए हैं, गुम हो गए हैं उन एक्सपेंसेस के अंदर जिनके अंदर हम लोगों ने ज्यादा एक्सपेंसेस किए हैं। लेकिन वो जो एक्सपेंसेस ज्यादा किए हैं वो ये हो सकता है कि हम लोगों ने अपनी प्रोडक्शन की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए, या फिर हम अपने जो परफॉर्मेंसेस को या कॉस्ट्यूम्स को देखें ना, सीनरी, कॉस्ट्यूम्स एंड पॉप्स का एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है। तो मीन इसको ज्यादा इसलिए हुआ है कि हो सकता है, दिस इज द पॉसिबिलिटी दैट दे हैव improve the quality of the plays, improve the quality of the costumes, improve the qualities of actors. तो जाहिर है एक्टर्स अगर क्वालिटी के होंगे तो उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा, ये भी वजह हो सकती है। लेकिन अगर हम लोगों ने वही वाली क्वालिटी के एक्टर्स को ज्यादा पे किया है तो दैट इज बेसिकली प्रॉब्लमैटिक एरिया। वी शुड फोकस ऑन दैट, और उसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए हमें उनको जो है वो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको वहां पे अप्लाई करना चाहिए और उन चीजों को जो है
वो वहां पे कंट्रोल करना चाहिए. सो इन ओवरऑल अगर इफ वी कंक्लूड ऑल द कमेंट्स, इन ओवरऑल वी हैव परफॉर्म्ड वेल, cost was well controlled, and but in certain areas costs were very well negotiated, like theater hall rent and printed programs. And if the quality of these facilities have not been compromised, then these personals need should be appreciated, because they have controlled or they have minimized the cost, they have saved the cost. And on the other hand, scenery, costumes, and actors and director wages have some extra expenses, and these extra expenses might be due to the quality of the directors, quality of the actors, or quality of the costumes and sceneries, which might be over expense due to improvement of qualities. So is तरीके से अगर quality, if the quality is the same, we can say that we have over expense, and we should focus on these areas that should be controlled properly in future. और अगर हम लोग इसको फ्यूचर में कंट्रोल कर लेते हैं तो हम अपनी परफॉर्मेंस को मजीद इंप्रूव कर सकते हैं. होप सो कि आप लोग जो है इन तमाम चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे और इन चीजों को जो है वो आंसर कर सकते होंगे. उसके बाद बेटे आखिरी जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं. उसमें हमें उन्होंने क्या पूछा है. The cost formulas provide figures for the average cost per production and average cost per performance. जो cost formulas हैं वो हमें average cost देते हैं per production के और per performance के. How accurate do you think these figures would be for predicting the cost of the new production of an additional performance of a particular production? क्या वो ये कहता है जी कि ये फॉर्मूला जो आपने बनाए हैं, जो आपने शुरू में फॉर्मूलाज ड्राइव किए थे, वो किस हद तक हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर प्लानिंग और बजटिंग फॉर द फ्यूचर प्रोडक्शंस एंड फ्यूचर परफॉर्मेंसेस. तो उसके आंसर के लिए अगर हम लोग मैं अगर बोर्ड आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं, तो मैं वहां पे आपके पॉइंट्स जो हैं वो आपको लिख के समझा दूंगा कि किस तरीके से आप लोग जो है वो इन पॉइंट्स को आंसर कर सकते हैं. एक सेकंड मुझे दीजिएगा प्लीज, मैं बोर्ड अटैच कर लूं. अगर आप लोग okay, when we answer these questions, ये है जी, ये है पार्ट 4. अगर मैं पार्ट 4 का आंसर करता हूं, तो एवरेज जो कॉस्ट होती हैं या जो एवरेज कॉस्ट फॉर्मूलाज हैं, एवरेज कॉस्ट फॉर्मूलाज जो हैं वो जो बेसिकली क्या है, नॉट इंडिकेटर of additional cost, या you must say not good indicators of additional cost. मैं इसको लिख देता हूं जी, not good indicators, एक कह लें जी not good indicators of predicting additional cost. क्यों ये गुड इंडिकेटर्स ऑफ एडिशनल कॉस्ट हैं? क्योंकि उन्होंने हमें ये पूछा है कि क्या जो कॉस्ट फार्मूलाज हैं वो एक एक्यूरेट फ्यूचर प्रेडिक्शंस दे सकते हैं या नहीं दे सकते. तो हमने कहा जी कि एवरेज कॉस्ट फार्मूलाज जो हैं, जो हमने एवरेज की बेसिस के ऊपर डिजाइन किए हैं, वो हमारे गुड इंडिकेटर्स फॉर प्रेडिक्टिंग एडिशनल कॉस्ट नहीं हो सकते हैं. उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर हम लोग परफॉर्मेंसेस जो है वो एवरी परफॉर्मेंस और एवरी प्रोडक्शन एंड एवरी प्रोडक्शन जो है वो हैज इट्स ओन रिक्वायरमेंट. उसकी हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, एक्टर्स की, डायरेक्टर्स की, फिर उसके बाद कॉस्ट्यूम्स की एंड अदर फैसिलिटीज. अब चूंकि एवरेज फार्मूला जो है वो तो हम लोगों ने ऑन एवरेज सारे ही प्लेस को एक ही तरह से तस्वर करके
बनाए हुए होते हैं, लेकिन हर प्ले चूंकि डिफरेंट होता है, एवरी प्ले इज डिफरेंट, तो इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि that cost formula is suitable for every production. So average formula is not suitable for every production or every performance. हर कॉस्ट फॉर्मूला एवरी प्रोडक्शन या एवरी परफॉर्मेंस के लिए फिर सूटेबल नहीं है। अब इसकी एग्जांपल किस तरह से हो सकती है? अगर हम लोग एक ड्रामा है, सपोज हमारी ही जो जो टेक्स्ट है या हमारी प्रॉब्लम है, उसमें पीटर रैबिट का एक, सपोज हम कहते हैं जी पीटर रैबिट का एक जो है वो एक पीटर रैबिट का एक प्ले है। अब अगर पीटर रैबिट के प्ले के लिए जो एग्जांपल अगर मैं हम लोग इसकी करते हैं तो, और अगर पीटर रैबिट के प्ले के लिए ऑफ कोर्स हमें कॉस्ट्यूम्स जो हैं वो लेस चाहिए होंगे, एक्टर्स जो है वो उनकी एक्टर्स जो है वो माइट बी रिक्वायर्ड of average quality, average experience or less in number. मीन जो पीटर रैबिट का प्ले है, हो सकता है उसके लिए हमें जो कॉस्ट्यूम्स हैं या हमारी जो फैसिलिटीज हैं या जो हमारे एक्टर्स हैं या जो हमारी जो भी बाकी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें एवरेज लेवल की चाहिए होंगी या कम चाहिए होंगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग जो है वो एक प्ले सिंड्रेला की बात कर रहे हैं, मीन्स जो हमारी एग्जांपल के अंदर है, या कोई और भी जो है वो ऐसा प्ले है जिसमें मोर एक्टर्स चाहिए, एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स चाहिए, ठीक है जी, और बेटर प्रोडक्शन चाहिए, बेटर डायरेक्शन चाहिए, बेटर और कॉस्टली कंज्यूम्स चाहिए, बेटर और कॉस्टली कॉस्ट्यूम्स चाहिए होंगे, क्योंकि जाहिर है यहाँ पे जो सिंड्रेला के लिए कॉस्ट्यूम्स यूज होंगे वो ज्यादा महंगे होंगे एज कंपेयर टू जो पीटर रैबिट के ड्रामा के लिए चाहिए होंगे। तो इसलिए जब आप लोग दोनों को एवरेज के ऊपर कॉस्ट करेंगे तो दैट वुड बी रॉन्ग अप्रोच। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो एवरेज कॉस्ट फॉर्मूलाज है दैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एवरी प्रोडक्शन, फॉर एवरी परफॉर्मेंस। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक प्रोडक्शन के लिए रिजल्ट क्या है, इसका जो है वो आप समझ लो कि रिकमेंडेशन क्या है। इट इज रिकमेंडेड कि कंपनी शुड estimate costs and you must say cost formulas for every production and every performance separately, instead of using average formulas. एवरेज फॉर्मूलाज को यूज करने की बजाय वो क्या कर सकते हैं, आप हर एक के लिए जो है वो डिफरेंट वो कॉस्ट की एस्टिमेशंस उनको करनी चाहिए, कॉस्ट को उनको अलग तरीके से उनको कैलकुलेट करना चाहिए, और एज अ प्रोजेक्ट दे शुड, या मैं अगले वाले पे लिख लेता हूं, they should cost every project separately, not on average basis. उनको हर एक
प्रोजेक्ट को सेपरेटली कॉस्ट करना चाहिए, सारी फैसिलिटीज को सेपरेटली 0 लेवल से स्टार्ट करके उसको जो है वो प्लान करना चाहिए, ना कि वो एवरेज बेसिस के ऊपर ड्राइव्ड फॉर्मूलाज को यूज करके उसको जो है वो कर सकें। होप्स हो कि आप लोग जो है वो इन तमाम चीजों को अच्छे से समझ के होंगे और आप लोग जो है वो अब इस काबिल होंगे कि आप इस एक्सेल के अंदर आप फ्लेक्सिबल बजट कैसे बना सकते हैं और फिर फ्लेक्सिबल बजट और परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स किस तरीके से बना सकते हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट को आप इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं, और फिर हम लोग जो है वो क्या एवरेज फार्मूला जो है वो हर एक जगह के ऊपर जो है वो यूज हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इस सवाल का आंसर आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।